Rahim. I hope all of you are fine and healthy. Inshallah, today we shall discuss about web databases from the chapter number 11 मैनेजिंग द डेटाबेस। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखे उसमें हमने देखा था कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हायरार्की ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वी जंप टू द टॉपिक ऑफ डाटा मॉडल्स के बारे में देखा और कुछ फंक्शनैलिटीज़ देखी जो कि डेटाबेस प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि वेब डेटाबेसेस होती क्या हैं और उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं वेब डेटाबेसेस से। हम सबको ये पता है कि वेब इज़ द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि वेब जो है वो हमें वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वेब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कैसे प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन वेब के अंदर हम लोग कहाँ स्टोर करवाते हैं, वो बेसिकली हम लोग डेटाबेसेस के अंदर ही स्टोर करवाते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है तो हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करनी होती है या अपने स्टॉक को सेल या बाय करना होता है। इसके लिए भी हम लोग कोई वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, वेब पे जाके कोई डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं। जॉब को सर्च करना हो या फिर एयरलाइन में रिजर्वेशन करनी हो जाए या फिर हमने कोई रजिस्ट्रेशन करनी हो किसी कॉलेज में या फिर हम लोगों ने चेक करना हो ग्रेड्स को, तो हम लोग वेबसाइट्स को ही कंसल्ट करेंगे। तो होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है डेटाबेस में, जो कि स्टोर होती है अल्टीमेटली वेब के ऊपर, और हम लोग वेब को एक्सेस करके उस डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें जो वेब डेटाबेसेस होती हैं वो यूजुअली कोलैबोरेटिव डेटाबेसेस होती हैं। कोलैबोरेटिव डेटाबेसेस कौन सी डेटाबेसेस होती हैं कि इसमें कि एक टाइम पे यूज़र नहीं वर्क करेगा, यानी कि एक टाइम पे एक यूज़र नहीं अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएगा, मल्टीपल रजिस्टर्ड यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है या फिर एनी टाइप ऑफ पर्सनल मीडिया हो सकता है जो कि हम लोग वेब के ऊपर सेव करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट पे जो भी डाटा है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उस तक रसाई कैसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सर्च इंजन्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल google.com है, ठीक है। google.com पे मैंने कुछ सर्च करना है तो वो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो टर्म्स क्या हैं कि सर्च इंजन्स के अंदर से एक्सप्लोर की जाएंगे और अल्टीमेटली उन टर्म्स के बेस के ऊपर मुझे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन वेब डेटाबेस में रखी जाती है वो यूजुअली रिजाइड करती है डेटाबेस सर्वर के ऊपर, किसी डेटाबेस सर्वर के ऊपर। डेटाबेस सर्वर बेसिकली वो सर्वर होता है जो कि डेटाबेस को स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है एक्सेस, ताकि हम लोग उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सेस तो करना होता है इंफॉर्मेशन को जो भी वेब डेटाबेस के ऊपर होती है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो रिक्वायर करती हैं कि हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करें। वो ऑब्वियसली हम लोग किसी फॉर्म को यूज़ करके, फॉर्म को फिल करके इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ईमेल क्रिएट करती हूँ, ठीक है, अपना, तो उसके लिए मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें मुझे अपना नाम और नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है, पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि फॉर्म फिल हो रहा है जो कि अल्टीमेटली जाके किसी डेटाबेस में, किसी वेब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी ईमेल की एग्जांपल आ जाती है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक हो गया। जब भी हमने किसी कंपनी के डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेशन कौन करता है? डेटाबेस एनालिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आईटी प्रोफेशनल फॉलो करे कोई डिज़ाइन गाइडलाइंस और इस नीड को फुलफ़िल करे कि कोऑर्डिनेशन जो भी डेटाबेस यूज़र्स की ज़रूरी है, ठीक है। अब डेटाबेस गाइडलाइन कौन सी हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है आपके डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेटाबेस। हमने डेटाबेस किस पर्पस के लिए क्रिएट करनी है। हमने कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस बनानी है, हमने किसी ऑफिस की डेटाबेस बनानी है, हमने किसी बेकरी की डेटाबेस बनानी है, हमने किसी लाइब्रेरी की। हमने ये पर्पस डिफाइन करना है कि हमने किसके लिए डेटाबेस बना देनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिज़ाइन द टेबल्स और फाइल्स। हमने जो टेबल्स बनाने हैं अपने डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस अगर यूज़ करनी है ऑब्वियसली हम लोगों को फिर टेबल्स बनाने पड़ेंगे ना अपनी फाइल में।
तो हमने कितने कौन से टेबल्स यूज़ करने हैं, कितने टेबल्स बनाने हैं, उन टेबल्स का नाम क्या रखना है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसमें मैंने एक टेबल बनाना है स्टूडेंट का, ठीक है, और स्टूडेंट के जो भी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट का टेबल बनाना है, और एक बनाना है कोर्स का, और एक बनाना है टीचर का। अब इन सबको मैं बता दूंगी कि मैंने फॉर एग्जांपल 3 टेबल बनाने हैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन द रिकॉर्ड एंड फील्ड फॉर ईच ऑफ टेबल आर अ फाइल। अब जो हमने देख लिया कि टेबल कैसे बनाना है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हमने डालना है और फील्ड फर्दर डालनी है, वो किस सिनेरियो को, किस मैकेनिज़्म को फॉलो करके हमने डालनी है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बात तो कि आपने कोई यूनिक की ज़रूर रखनी है, ठीक है। किसी भी टेबल में यूनिक यानी कि प्राइमरी की आपने लास्ट, जैसे मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया है तो उसके अंदर प्राइमरी की मैं सेट कर सकती हूँ, या तो उसका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेट कर सकती हूँ, या मैं सेट कर सकती हूँ रोल नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि लॉजिकली डिस्टिंक्ट आइटम्स को हम लोगों ने सेट करना है एज अ फील्ड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कि आप नेम और रोल नंबर जो है एक ही फील्ड की जगह पे नहीं इनपुट कर सकते, ठीक है, यानी कि ये अलग अलग फील्ड होंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के कि डू नॉट क्रिएट फील्ड फॉर इंफॉर्मेशन डैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम एंटिटीज इन अदर फील्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्राइव्ड एंटिटी की बात हो रही है। ड्राइव्ड एंटिटी बेसिकली वो एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम किसी दूसरी वैल्यू से या दूसरी फील्ड से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो एज है, एज एट्रीब्यूट आप यूज़र से ना पूछें, क्यों नहीं पूछेंगे कि हम उससे ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज क्या डेट है, और उससे ये पूछ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट को माइनस करके हम स्टूडेंट की एज तो निकाल सकते हैं ना, कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स भी आप लोग अपनी टेबल को डिज़ाइन करते हुए, फील्ड रिकॉर्ड्स और फील्ड्स को डिज़ाइन करते हुए ये एट्रीब्यूट्स भी ऐड ना करें तो बेटर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कौन सी गाइडलाइन है, अलो इनफ स्पेस फॉर ईच फील्ड। हर फील्ड के लिए आपने स्पेसेस रखनी है, ठीक हो गया। सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर फ्रिक्वेंटली एंटर्ड डाटा। फ्रिक्वेंटली एंटर्ड डाटा के लिहाज से आपने सेट कर देनी है डिफ़ॉल्ट फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, ठीक है, अब न्यू कमर का ऑब्वियसली पहला ही सेमेस्टर होगा ना, पहले दिन ही, तो वो 5वें सेमेस्टर में या 6वें सेमेस्टर में या किसी और सेमेस्टर में तो नहीं बैठ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेमेस्टर क्या उसका सेट कर देते हैं, अगर स्टूडेंट सेमेस्टर नहीं ऐड करता, ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट कर देते हैं कि वो ऑब्वियसली 1 ले ले। डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स एंड फाइल्स। हमने डिज़ाइन कर लिया कि टेबल्स के कौन से होंगे, ठीक है, और उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और कितनी फील्ड्स होंगी, सॉरी एट्रीब्यूट्स नहीं, एट्रीब्यूट्स हम लोग रिलेशन मॉडल में कहते हैं। उसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड होंगे टेबल के अंदर, विद इन द टेबल कितने रिकॉर्ड होंगे और कितनी फील्ड होंगी। अब हमने ये देखना है फोर्थ स्टेप में कि उन टेबल्स और उन फाइल्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक 2 टेबल्स हैं हमारे पास, टेबल्स कौन से हैं, एक स्टूडेंट का है, एक कोर्स का है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या हो सकता है, आप सोचें तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है कि स्टूडेंट स्टडीज़ कोर्स, स्टूडेंट उस स्टडी को कोर्स को करता है स्टडी। अब टीचर है और एक है टेबल है दूसरा स्टूडेंट। अब इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा, टीचर टीचर्स स्टूडेंट ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रोल क्या होता है डेटाबेस एनालिस्ट का और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या रोल होते हैं, कौन से रोल्स हैं जो कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बात हो गई कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि गाइडलाइन डिसाइड करें, ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करें, और दूसरी चीज़ होती है कि डेटाबेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाएं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाएं। अब इसमें ना 2 रोल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है डेटाबेस एनालिस्ट, ठीक है। डेटाबेस एनालिस्ट को डीए कहते हैं, ठीक है। ये डिसाइड करता है हमारे पास फील्ड्स कौन सी होंगी और कौन सी फील्ड किस टेबल के अंदर हम लोग प्लेस करेंगे, और डाटा के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा। उसके अलावा ये हमें बताता है कि फ़लाँ यूज़र की इतनी ही एक्सेस होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रिंसिपल है तो उसका सिस्टम की एक्सेस और होगी, टीचर है उसकी सिस्टम की एक्सेस और होगी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिस्टम को डिफरेंटली एक्सेस करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, इट रिक्वायर मोर
टेक्निकल इनसाइड व्यू ऑफ डाटा। अब ये थोड़ा सा ना टेक्निकल पर्सन होता है। जो DA है हमारे पास डेटाबेस एनालिस्ट है, वो क्या है, नॉन टेक्निकल भी चल जाएगा काम, लेकिन DBA के लिए ज़रूरी है कि उसके पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि उसे पता हो कि डेटाबेस कैसे क्रिएट की जाती है, जैसे डेटाबेस को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, DBA क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी को क्रिएट करता है। डाटा डिक्शनरी हम लोग इस चैप्टर के पहले इससे लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का जो था कि डाटा डिक्शनरी क्या होता है। डाटा डिक्शनरी बताता है किसी दूसरे डाटा के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये मैनेज करता है सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस के डेटाबेस की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, डेटाबेस सही से वर्किंग कर रही है या नहीं। उसके बाद बैकअप लेता है और रिकवरी लेता है। बेसिकली वो डेटाबेस के जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे इस चीज़ में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है यूजली क्या होता है कि DA और DBA यानी कि डेटाबेस एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही एक ही पर्सन, मतलब दोनों की जिम्मेदारियां जो होती हैं वो एक ही पर्सन के हाथ में होती हैं कि एक ही पर्सन ने उसके ऊपर काम करना होता है। लेकिन जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हो वो हायर कर लेते हैं दोनों के लिए डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट पर्सन हायर कर लेते हैं इन को फुलफिल करने के लिए। अब लास्ट वन है इसमें कि रोल ऑफ एम्प्लॉयज एज अ यूज़र के तौर पे एम्प्लॉयज़ का क्या रोल है। एम्प्लॉयज़ शुड लर्न हाउ टू यूज़ डाटा इन डेटाबेस इफ़ेक्टिवली। डेटाबेस के साथ कैसे वो डाटा को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, न्यू डाटा जो हमारे डेटाबेस में ऐड होगा उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कि कौन सा डाटा हमने डेटाबेस में ऐड करना है और डेटाबेस को मेंटेन करना है। ये हमारे एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी टूवर्ड आवर एज अ यूज़र या फिर टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें देख लिया जाए, समराइज़ कर लिया जाए तो हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले कि डेटाबेस क्या होती है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने मेंटेनिंग डाटा के मेथडोलॉजीज़ पढ़े थे, 3 मेथड थे। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे डेटाबेस के, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स पढ़े। उसके बाद हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था कि आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि वेब डेटाबेसेस क्या होती हैं। दैट्स अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।